हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की नई पहल एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज में। मैं हूं केवल आपके साथ। दोस्तों, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तिथि धीरे धीरे नजदीक आ रही है। ऐसे में यह समय हो जाता है कि आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हों और साथ में अपनी तैयारी को धार भी दे रहे हों। तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी तैयारी को धार तब देंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर होगी। तो इसके लिए टीम दृष्टि चाहती है कि हम और आप मिलकर भी कुछ सवालों की प्रैक्टिस पर चर्चा करते रहें। इसके लिए यह एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज आपके साथ आई हुई है और हर दिन हम रात को 9 बजे इस सीरीज के माध्यम से आपसे मिलेंगे और कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको यह भी पता है कि करंट अफेयर रिवीजन सीरीज भी शुरू हो चुकी है, जिस पर हम 2 बजे हर दिन दोपहर पे मिलने वाले हैं। और उसके साथ ही जो स्टैटिक पोर्शन है, उस पर हम रात को 9 बजे कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। तो इन दोनों ही सीरीज में आप जुड़े रहेंगे इस बात के साथ। चलिए, आज के हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज के पहले एपिसोड, जो कि भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। पहला सवाल है, नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ किस नदी के तट पर अवस्थित था? ए दाश्क, बी बोलन, सी सिंधु और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब दोस्तों, यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो स्थल है वह है मेहरगढ़, और उसके बाद किस समय की बात कर रहा है? नवपाषाण काल की, यानी कि मध्य पाषाण काल के बाद और ताम्र पाषाण काल के पहले के समय पे। अब यह जो मेहरगढ़ है, यह पाकिस्तान का एक प्रांत है। पाकिस्तान का प्रांत कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे पाकिस्तान का प्रांत है जिसका नाम है बलूचिस्तान। आपने सुना भी होगा, बलूचिस्तान अभी काफी चर्चा में भी था। तो इस बलूचिस्तान में एक नदी है, नदी का नाम है बोलन नदी। इस बोलन नदी के किनारे ही मेहरगढ़ अवस्थित था। अब यह किस समय की बात हो रही है मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल की? तो यह समय है 7000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व के दौरान का। अब यहां पर मेहरगढ़ से बात की जाए तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं और पता चला है कि यहां पर गेहूं और जौ की खेती होती थी, यानी कि कृषि कार्य यहां पे होता था। उसके अलावा पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि भेड़ बकरी से लेकर के अन्य कुछ ऐसे भी जानवर थे जिनकी जानकारी यहां पर मिली है। तो हमें जवाब मिल चुका है। जवाब क्या है हमारा? बोलन। यह नदी कहां पे है? मेहरगढ़ के तट पर अवस्थित है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से ये कौन सा कथन सही है या है? कथन पहला है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। फिर है, बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। तीसरा है, प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। अब आपको बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर क्या होगा, यानी कि कौन कौन से कथन सही हैं। केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन, यानी कि सभी के सभी कथन यहां पे सही हैं। तो हमारा जो सही जवाब है दोस्तों, वह है डी। डी का मतलब क्या होगा? कि सभी कथन यहां पे सही हैं। तो कैसे सही हैं, जरा एक बार इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, यहां पे बात की जाए कि जो अभिलेख हैं, अभिलेख को कई कोटियों में बांटा गया है। अब आप पूछेंगे, अभिलेख को अगर कई कोटियों में बांटा गया है तो एक तरफ से हम स्टेटमेंट को लेकर चलें तो हमें समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि पहला है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। तो दोस्तों, इसी प्रकार का एक आता था अभिलेख जिसमें कि सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेश जारी किए जाते थे और निर्णय की सूची भी जारी की जाती थी। तो याद रखिएगा, सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक तीनों आ गए। सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक, अगर इन तीनों से संबंधित राज यहां पर राज्यादेश आते हैं और निर्णय आते हैं, उसकी सूची आती है, तो हम क्या कहेंगे? यह बात हमें सही दिखाई देती है। यह संबंध किसका है? सम्राट अशोक के समय का है। तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि अभिलेखों की बहुत सारी कोटियां होती हैं। तो एक कोटि यह भी थी जिसमें अनुष्ठानिक अभिलेख, जैसे बौद्ध हो गया, जैन हो गया, वैष्णव हो गया, शैव हो गए, ये सारे के सारे मिलकर बनवाते थे। तो यहां पर इस प्रकार के अगर हम बात करें अनुष्ठानिक अभिलेख की, तो ना सिर्फ बौद्ध, जैन, वैष्णव, बल्कि शैव संप्रदाय के भी अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं इतिहास के पन्नों में। तो दूसरा वाला भी सही है। अब बात की जाए तीसरे प्रकार की। तीसरे प्रकार का क्या लिखा है कि प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है।
देखिए, जो एक तीसरी कोटि है जिसमें कि राजाओं के जो युद्ध जो उन्होंने जीते हैं उसकी जानकारी मिलती है, उनके गुण के बारे में जानकारी मिलती है, उनकी कीर्तियों के बारे में जानकारी मिलती है, उन्होंने अपने आप को कौन सी उपाधि भी दी थी ये भी जानकारी मिलती है। उसी में से एक उदाहरण है प्रयाग प्रशस्ति का। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त का संबंध किससे है? प्रयाग प्रशस्ति से है। अब समुद्रगुप्त के दरबार में एक राजकवि थे, राजकवि का नाम क्या था? हरिसेन। तो हरिसेन ने यह बनवाया था प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें कि समुद्रगुप्त की वीरता के बारे में पता चलता है, उनके गुणों के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार से तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो जैसा हमने आपसे बताया था कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है का मतलब क्या हो गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब चलिए पहले स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा यानी कि लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। फिर है बी, प्राचीन काल के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। सी है, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और डी है, यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया कहकर पुकारा है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है सी यानी कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। दरअसल यहां पे समझना होगा कि उनकी भाषा जो थी शिलालेखों की, प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक लिपि तीनों मिलती हैं। यानी कि ब्राह्मी के अलावा खरोष्ठी भी है, इसके अलावा अरमाइक भी है, या आरमाइक भी बोलते हैं जिसे आर माइक। अब दोस्तों यहां पर एक बात आती है कुछ अन्य जानकारियों की। जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है भारत का और अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहां की भाषा, वहां इनकी भाषा क्या थी? एवलिवी लिपि। तो अरमाइक और यूनानी दोनों देखने को मिलती है। तो कहां पे? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यूनानी भी मिलती है और इसके अलावा एक और है, याद रखिएगा, अरमाइक। यह दोनों मिलती है। ठीक है, तो इसका संबंध आप समझ गए होंगे इस सवाल का कि कौन सा कथन सही नहीं है, वो हमें जानना था। तो हमें सी स्टेटमेंट पता चला कि सही नहीं है। अब चूंकि बाकी कथन सही हैं तो पहले स्टेटमेंट को देख लीजिए, क्या कहा है? प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा। संपर्क भाषा देखिए, इसको लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। संपर्क भाषा का मतलब क्या है कि आपस में जिस भाषा में अमूमन ज्यादातर लोग जिसमें बात कर सकें, भले वह उनकी मुख्य भाषा ना हो, फिर भी इतना वो एक दूसरे से बात करने में सक्षम हो उस भाषा में कि उसके टूटे फूटे शब्दों से काम चला सके, तो वह देश की संपर्क भाषा के रूप में जानी जा सकती है। उसके बाद देखिए, प्राचीन काल के दो महाकाव्य रामायण महाभारत की रचना, यह हम सब जानते हैं संस्कृत में हुई थी और यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया कहा था। यह भी इतिहास की जानकारी में एक प्रमुख जानकारी है। उसके बाद देखिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए फिर से वही बात आ गई कि कौन सा कथन सही नहीं है, हमें यह बताना है। पहला देखिए, हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। फिर है, लोग भवन निर्माण कला जानते थे। फिर है, पिकली हल में नवपाषाण युगीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। और आखिरी है, गुफ कराल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। अब ऐसे में देख के समझ में नहीं आ रहा होगा सही जवाब कौन सा है, लेकिन जैसे ही हम अभी इस पर चर्चा करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ आपने इसको पढ़ा था। अब देखिए स्टेटमेंट डी को देखिए। स्टेटमेंट डी का संबंध जो है वह कश्मीर से है। कश्मीर में जो बुर्ज होम का क्षेत्र है वहां पे कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। तो याद रखिएगा कहां पे? कश्मीर में बुर्ज होम इसका एक बड़ा उदाहरण है। अब गुफ कराल का मतलब क्या होता है? गुफ कराल का मतलब होता है कुलाल, अर्थात कुम्हार की गुफा। यहां के लोग कृषि और पशुपालन दोनों कार्य करते थे। तो अब यहाँ पे देखिए सवाल कि कौन सा कथन असत्य है नवपाषाण काल के संदर्भ में। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे लिखा है, गुफ कराल के प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने के जो अवशेष मिले हैं, हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि कश्मीर में स्थित बुर्ज होम से। ठीक है, तो कथन जो डी है वह हो गया असत्य। ठीक है, तो कुम्हार की गुफा से संबंध नहीं है, यह बुर्ज होम से संबंधित है। अब इसके अलावा जो बाकी जो जानकारियां हैं वह सही होंगी, यह बात तो आप समझ गए होंगे कि हमें असत्य कथन को ढूंढना था। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देखिए स्थान है और सूची 2 में अवशेष है। ए मेहरगढ़ और इसी के आगे हड्डी के हथियार,
फिर है बी में है पिकली हल गर्तावास, सी है चिरान कृषि और डी है बुर्ज होम राख का ढेर। अब इसके लिए देखिए जो बातें दी गई हैं और विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी, हमें बस सेट करना है कि ए बी सी डी के आगे कौन सा 1 2 3 4 कौन सा होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो इस प्रकार से है कि मेहरगढ़ के आगे अगर हम बात करें तो हमें रखना होगा कृषि के बारे में। अभी हमने चर्चा भी की थी थोड़ी देर पहले कि मेहरगढ़ के आगे हम कृषि को रखेंगे। अब उसके बाद पिकली हल का संबंध है राख के ढेर से, इस पर हम आगे जरूर चर्चा करेंगे। अब इससे देखिए चिरान, चिरान का संबंध है, यहां पर याद रखिएगा हड्डी के हथियारों से है, यानी कि ए एक हो गया पहला वाला, और डी हो गया बुर्ज होम। अब बुर्ज होम का संबंध किससे है? गर्तावास से है, इस पर अभी हमने चर्चा की थी। तो हमारा सही जवाब क्या है? हमारा सही जवाब है बी। अब देख लीजिए, मैच कर लीजिए, क्या ए का 3 है? बिल्कुल है। क्या बी का 4 है? बिल्कुल है। क्या सी का 1 है? चिरांद का हड्डी के हथियार है। और डी का बुर्ज होम का देखिए क्या बताता है? 2 बताता है, यानी कि गर्तावास, जिस पर अभी हमने चर्चा की थी। तो हमें हमारा जवाब मिल चुका है। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं जिसका संबंध है जोरवे संस्कृति से। जोरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको बताना है कि जोरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी, दायमाबाद से दुर्गीकरण किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अब 3 बातों को जानना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं, इसके आधार पर हम जान पाएंगे कि हम कितना जानते हैं। तो पहला देखिए, जोरवे संस्कृति जो शहरी, यहां पे बात करें नगरीय संस्कृति थी, तो नगरीय संस्कृति नहीं थी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जोरवे संस्कृति किस प्रकार की थी? ग्रामीण संस्कृति थी। कभी भी सवाल आ जाए तो आप यह चूक मत करिएगा, जोरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। फिर दूसरा देखिए, यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो क्या यह बात सही है? बिल्कुल, यह बात पूरी तरह से सही है। जोरवे संस्कृति का संबंध पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र से है। अब यह जो है निम्न पुरास्थल है अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दायमाबाद पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव प्रकाश और नासिक। अतः कथन 2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दूसरा अगर हमें सही मिल गया है तो तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरा देखिए, दायमाबाद से दुर्गीकरण किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल, दायमाबाद से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा परीखा के भी साक्ष्य मिले हैं। एक शब्द है परीखा, याद रखिएगा, परीखा शब्द है। परीखा का मतलब क्या है? खाई। ना सिर्फ दुर्गीकरण यानी कि दुर्ग बनाए जा रहे थे, खाई भी बनाई जा रही थी। और ये कहां जानकारी मिली है? दायमाबाद में। तो इस प्रकार से देखिए, तो हमें पहला वाला जो था वो गलत मिला था, दूसरा और तीसरा हमें सही मिले थे। तो हम सही उत्तर क्या बोलेंगे? बी। केवल 2 और 3 यहां पर सही हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है? मालवा, जोरवे, कायथा, गणेश्वर। अब कूट देखिए, केवल 1, फिर है 1 और 2, फिर सी है 1 2 और 3, और डी है 1 2 3 और 4। अब यहां पे देखिए क्या बोल रहा है? हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है, जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है बी, 1 और 2, मतलब कि मालवा और जोरवे। अब यहां पे सवाल आता है, एक बार हम तय कर लें कि आखिर संबंध किसका किसका है, यह भी हम जान सकें। तो देखिए, मालवा संस्कृति नवदा टोली, एरण और नागदा में पाई जाती है। यह संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। तो याद रखिएगा, मालवा संस्कृति नवदा टोली, एरण और नागदा, ठीक है। और हड़प्पा संस्कृति से इसका संबंध नहीं है। दूसरी तरफ देखें, जोरवे संस्कृति जो अंशतः विदर्भ और जो विदर्भ का क्षेत्र है और कोंकण का एरिया अगर हम छोड़ दें तो सारे महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलेगी। देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में ताम्रपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र ही रही हैं। तो जोरवे, अब ये बात समझ के चलिएगा कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है और हड़प्पा सभ्यता से इसका संबंध नहीं है। मालवा का भी हमने आपसे बता दिया कि इसका भी हड़प्पा सभ्यता से संबंध नहीं है। अब देखिए कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति के बारे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह जो संस्कृति है यह हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन है। अब मृद भाण के कुछ प्राक हड़प्पी लक्षण भी यहाँ पर देखने मिलते हैं, यानी कि मिट्टी कुछ बर्तन भी मिलते जुलते दोनों क्षेत्रों के दिखाई देते हैं, यानी कि हड़प्पा का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा गणेश्वर संस्कृति की बात कर लें तो यहाँ पे सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए यह बात कही जाती है कि हड़प्पाई जो संस्कृति है उसमें कुछ ना कुछ संबंध देखने को मिलता है इसका। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा वह क्या होगा
कि बी पहला और दूसरा मिलते हैं, लेकिन कायथा और गणेश्वर की बात करें तो उससे पृथक नहीं है, यानी कि पहले दूसरे से पृथक हैं, तीसरे चौथे से पृथक नहीं लगते हैं, कुछ ना कुछ समानता दिखाई देती है। अब उसके अलावा चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैदेशिक आख्यान भारत इटली व्यापार का वर्णन करता है? इंडिका, नेचुरल हिस्टोरिका, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी और जियोग्राफी। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से अगर देखें तो हमें सबसे पहले यह समझ में आना चाहिए कि जितने भी इस तरह की किताबें लिखी गई हैं उनका संबंध किस देश से है और उन्हें लिखने वाले कौन हैं, वो कहाँ से संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रचना है नेचुरल हिस्टोरिका, यानी कि जो हमारा बी है उसको जिसने लिखा था वह प्लीनी ने लिखा था। अब बात आती है प्लीनी ने लिखा था, लेकिन प्लीनी ने जो लिखा था उसमें यह पता होना चाहिए किस भाषा में भी लिखा था, तो वह लैटिन भाषा में लिखा था। अब इनका जो संबंध है भारत इटली व्यापार का वर्णन इस किताब में देखने को मिल जाता है। अब इंडिका की अगर हम बात कर लें तो इंडिका की जो रचना की थी मेगस्थनीज के द्वारा की गई थी और इसमें यहाँ पे वर्णन मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब उसके बाद अन्य जो रचना है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी और जियोग्राफी, जिसमें प्राचीन व्यापार तथा भूगोल के बारे में लिखा गया है, ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। यह जो है संबंधित है, याद रखिएगा, ग्रीक भाषा और यहाँ पे प्राचीन व्यापार के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो सही उत्तर क्या है? बी है नेचुरल हिस्टोरिका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल देखिए, पाषाणकालीन जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मिलती है या मिली है। फिर है चित्रकारी का विकास मध्यपाषाण काल में हुआ, जिसका प्रमाण भीमबेटका स्थित चित्रित गुफाएं हैं। फिर है उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति में पत्थर तथा हड्डी के तरह तरह के सूक्ष्म पाषाण का अभाव दिखता है। फिर डी है बुर्जहोम के लोग धूसर मृद भांडों का प्रयोग नहीं करते थे। अब यहाँ पे आपको एक एक करके सवालों के बारे में समझना होगा, तभी आपको सही जानकारी मिलेगी, आप सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। हमें क्या बताना है, कौन सा कथन सही है, यानी कि अमूमन जो अन्य कथन होंगे वह हमें गलत मिलेंगे। तो चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं, कौन कौन सा सही है। सबसे पहले जवाब जान लीजिए, जवाब है सी, उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति में पत्थर तथा हड्डी के तरह तरह के सूक्ष्म पाषाण का अभाव दिखाई देता है। बाकी कथनों की बात करें तो बाकी कथनों में पहला, उसके बाद दूसरा और चौथा, ये तीनों ही कथन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं? महापाषाणिक लोग बसने के लिए एवं शवों को दफनाने के लिए पहाड़ियों की ढलानों की शरण लेते थे। ये लोग धान एवं ज्वार उपजाते थे। इन लोगों को लोहे के प्रयोग का ज्ञान नहीं था। महापाषाण काल में आंशिक शवाधान की पद्धति प्रचलित थी। अब आपको कूट का सहारा लेकर बताना है कि कौन कौन से इसमें से कथन असत्य हैं। असत्य का मतलब सही नहीं है। पहला देखिए, केवल 1 और 4, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 2 3 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, चलिए एक समझिए बात को, एक एक करके हम कथनों को देखेंगे तो हमें जवाब मिलेगा। सही जवाब पहले बता देता हूं कि सही जवाब है इसका बी। बी का मतलब क्या हो गया, जो कथन 2 और 3 है वह असत्य है। अब उसके अलावा देखिए अन्य चीजें जो हमें जाननी है, वो क्या जाननी है। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। पत्थर की कब्रों से महापाषाण कहा जाता है, यानी कि जो महापाषाण बनता है किससे बनता है, पत्थर की कब्रों को कहा जाता है। इन कब्रों को मानवों को, इन मतलब कि मोटा जाए तो ये जो कब्र होती हैं इसमें मानवों को दफनाया जाता है। और महापाषाण काल से संबंध लोग साधारणतः कहाँ देखने को मिलते हैं, तो पहाड़ों की ढलान पर ये रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बात मैंने स्टेटमेंट में देखी वही बात मैंने आपसे बताई भी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमने क्या कहा था कि दूसरा और तीसरा सही नहीं। तो ये लोग धान और ज्वार उपजाते थे, इसके बारे में याद रखिएगा। ये लोग धान के अतिरिक्त रागी की खेती करते थे। ठीक है, तो धान और ज्वार में आप क्या बोलेंगे, धान के अतिरिक्त किसकी करते थे, रागी की करते थे। अब उसके बाद अगले लाइन पे आ जाइए, जो तीसरी लाइन है, इन लोगों को लोहे के प्रयोग का ज्ञान नहीं था। अब देखिए यहां पर महापाषाण कालीन कब्रों में लोहे के औजार देखने को मिले हैं। तो अगर कहा जा रहा है लोहे के औजार देखने को मिले हैं तो प्रयोग इनका ज्ञान नहीं था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट गलत हो गया। अब चौथा जो है वो देखिए, महापाषाण काल में आंशिक शवाधान की पद्धति प्रचलित थी। तो देखिए यह बात बिल्कुल सही है।
ऐसे में क्या होता था, शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब जंगली जानवरों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, इसी को आंशिक शवाधान की पद्धति भी कहा जाता है। तो हमने देखा कथन दूसरा और तीसरा सही नहीं है और यही हमारे जानना था और हम ये जान चुके हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, केवल 2 और 3। चलिए, यानी कि बी हमारा सही उत्तर हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? औदे, बोरी, बागोर, लखनिया। ए, बी, सी और डी। अब यहां पे जो सही उत्तर है पहले वो देख लीजिए। सही उत्तर है बागोर। अब दूसरी बात, सवाल को फिर से देखिए, किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो हमें अब यह जानना होगा क्या बागौर से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो देखिए, पहले ये जान लीजिए कि बागौर है कहां पे। बागौर है राजस्थान में। अब राजस्थान में आपसे अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कहां पर है, तो राजस्थान में भी तो कोई खास जगह होगी। तो राजस्थान में जिले का नाम याद रखिएगा, भीलवाड़ा। अब ये पता हो गया आपको कि बागोर राजस्थान में भीलवाड़ा में है और भीलवाड़ा में एक नदी है। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम याद रखिएगा, कोठारी नदी। अब इस नदी के बारे में जानने के बाद यह ध्यान रखिएगा कि यह जो क्षेत्र है मध्य पाषाण काल में, इसका संबंध हमें देखने को मिलता है पशुपालन से। अब यहां पर जो बातें आती हैं कि हमने क्या कहा, पशुपालन के जो प्रमाण मिलते हैं, यह जानकारी पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से सही है। लेकिन बाकी स्थलों के बारे में क्या है? बाकी स्थलों के बारे में देखें तो बोरी के बारे में देखिए। बोरी कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और यहां पता चला है, इस जगह से पता चला है कि 14 लाख वर्ष पूर्व की श्रेणी में मानव की उपस्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। कहां पे? यहां से है। कहां पे? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। ठीक है, एमएच लिख दूंगा तो महाराष्ट्र समझ जाइएगा। अब उसके बाद आगे देखिए, औदे। औदे नाम का स्थान कहां पे है? तो ये याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु के बारे में, औदे के बारे में मतलब मुख्य जानकारी है वो याद रखिएगा, यहां से मानव जीवाश्म की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद लखनिया। देखिए, लखनिया जो है इसी को लेखानिया भी कहते हैं। लखनिया को ही क्या कह देंगे? याद रखिएगा, एक और नाम है लेखानिया। अब यह कहां से संबंधित है? यह यूपी से संबंधित है। अब आप पूछेंगे यूपी में कहां है? तो यूपी में एक जगह है, जिला है, जिसका नाम है मिर्जापुर। तो मिर्जापुर, ये नाम तो काफी सुना ही होगा आपने। इस जगह से यह जानकारी या जगह के बारे में जानकारी मिलती है और इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, यह भी मध्य पाषाण काल से ही इसका संबंध है। ठीक है, लेकिन हमारा जो सही जवाब क्या था? वह बागौर था, जहां से हमें क्या जानकारी मिलती है? हमें जानकारी मिलती है पशुपालन के प्रमाण की, इन विकल्पों के आधार पर। चलिए, इस चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें तथा पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।